अध्याय 8 लांगवाल पद्धति, लॉन्गवाल मेथड 1। लांगवाल पद्धति किसे कहते हैं? What is लॉन्गवाल मेथड ऑफ वर्किंग? उत्तर, भूमिगत खान में 60 से 200 मीटर लंबे फेस चलाकर कोयला निकालने की विधि को लांगवाल पद्धति कहते हैं। 2। लांगवाल पद्धति किस किस प्रकार की होती है? विवेचना कीजिए। What are the types of लॉन्गवाल मेथड? Explain। उत्तर, लॉन्गवाल पद्धति 2 प्रकार की होती है, लांगवाल एडवांसिंग, लॉन्गवाल एडवांसिंग, लांगवाल रिट्रीटिंग, लॉन्गवाल रिट्रीटिंग। लांगवाल एडवांसिंग पद्धति में लॉन्गवाल फेस की निर्धारित लंबाई की दूरी पर 2 गैलरियां खान के मुख्य रास्तों से चलाकर उनको तीसरी गैलरी चलाकर जोड़ देते हैं। इस तीसरी गैलरी की एक लंबी दीवार, लॉन्ग वॉल लंबी कांथी ही लांगवाल फेस होता है। इस फेस को कोयला काटते काटते खान की सीमा तक ले जाते हैं या एडवांस करते हैं। इसी कारण इसे लांगवाल एडवांसिंग कहते हैं। कोयला निकालने से बनी खाली जगह गोफ में स्टोइंग कर देते हैं या दोनों रास्तों के बगल पत्थर के पैकवाल बनाते हुए बीच में रूफ केविंग होने देते हैं। लॉन्गवाल रिट्रीटिंग पद्धति में लांगवाल फेस की निर्धारित लंबाई की दूरी पर 2 गैलरियां खान के मुख्य रास्तों से चलाकर खान या पैनल की सीमा तक ले जाते हैं। सीमा पर उन्हें एक तीसरी गैलरी चलाकर जोड़ देते हैं। तीसरी गैलरी की एक कांथी लांगवाल फेस बन जाती है जिसे काटते काटते मुख्य रास्तों तक पीछे खिसकते रिट्रीट करते हुए आते हैं। इसी कारण इसे लांगवाल रिट्रीटिंग कहते हैं। पीछे पीछे गोफ में चाल गिरने दिया जाता है या स्टोविंग कर दिया जाता है। 3। लांगवाल एडवांसिंग और लॉन्गवाल रिट्रीटिंग पद्धतियों में मुख्य अंतर क्या है? What is the main difference between longwall advancing and longwall retreating methods? अध्याय 7 सैंडस्टोविंग या बालू भराठी, सैंडस्टोइंग। जून 2005 में सिंगरेनी कंपनी की गोदावरी खानी 9/7 कोलियरी में बॉटम सेक्शन का पानी पाटिंग तोड़कर टॉप सेक्शन में घुसने से 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जांच के दौरान यह पाया कि बॉटम सेक्शन में सैंडस्टोविंग ठीक से न करने के कारण वहां पानी भर गया था। कोर्ट ने सिफारिश की है कि किसी भी सेक्शन को बंद करने से पहले ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर जांच करके लिखित रिपोर्ट देंगे कि कितनी दूर तक स्टोविंग हुई है और फांक तो नहीं छूटा है। जिस किसी ने सैंडस्टोविंग वाली खान में काम किया है वो जानता है कि स्टोविंग तेजी से कराने में और ठोस रूप से कराने में ओवरमैन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उपरोक्त दुर्घटना और सितंबर 2006 में भाटडी कोलियरी में हुए विस्फोट 50 मृत के बाद खान निदेशालय भी इस विषय में अधिक सतर्क हो गया है। आशा है इस अध्याय में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। 1. खान में सैंडस्टोविंग किन परिस्थितियों में की जाती है? In what circumstances is sandstowing done in a mine? उत्तर, सैंडस्टोविंग की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में डीपिलरिंग करते समय गोफ में सैंडस्टोविंग की आवश्यकता होती है। 1. नदी, नाले, तालाब, रोड, रेलवे लाइन, बस्ती के नीचे डीपिलरिंग करनी है। 2. मोटी सीम में डीपिलरिंग करनी है, 4.5 मीटर से मोटी। 3. कंटीग्यूअस सीम, समीपी सीम की डीपिलरिंग करनी है। 4. ऊपर की सीम वर्जन है, कोयला नहीं निकाला गया है या उसमें डेवलप किए पिलर खड़े हैं परंतु नीचे की सीम की डीपिलरिंग करनी है। ओवरमैन्स हैंडबुक 5. रूफ में वाटर बेयरिंग स्ट्राटा है, उन्हें टूटने से बचाना है। 6. सीम में स्वतः दहन की अधिक संभावना है। 7. सीम में बम्प की अधिक संभावना है। 8. सीम अत्यधिक गैसी है, डिग्री 3 और वो डिग्री 2 में जिसमें गैस अधिक निकलती है। केविंग तरीके से डीपिलरिंग करते समय गोफ में भरी गैस अचानक आयतनों में आकर खतरा पैदा कर सकती है। 9. जाल के स्तर ऐसे हैं कि एयर ब्लास्ट का खतरा है। 10.
ऊपर वाली सीम में आग लगी हुई है। 11. वर्किंग्स पुरानी हैं, पिलर कमजोर हैं और गैलरियां बहुत चौड़ी व ऊंची हैं। ऐसे में एडवांस स्टोविंग करके वर्किंग्स को स्थिर किया जा सकता है। 12. लॉन्गवॉल एडवांसिंग पद्धति से कोयला निकालना है। 2. सैंड स्टोविंग के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? संक्षेप में बताइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द अरेंजमेंट्स टू बी मेड फॉर सैंड स्टोविंग। उत्तर, सैंड स्टोविंग के लिए व्यवस्था 1. बालू पानी की सप्लाई, नदी किनारे से बालू टिपिंग डब, ट्रक या एरियल रोड वे द्वारा खान तक लाकर बंकर में गिराई जाती है। पानी भूमिगत भाग से पंप द्वारा सरफेस टैंक में आता है। पानी कम पड़े तो नदी से भी पंप करके लाया जाता है। 2. बालू बंकर व पानी की टंकी। बालू बंकर सरफेस पर ऐसी जगह बनाया जाता है कि स्टोविंग एरिया के राइज में पड़े ताकि बालू पानी ढाल से बाय ग्रेविटी फेस तक पहुंच सके। बंकर ऐसे साइज का बनाया जाता है कि उसमें 2 दिन की खपत जितनी बालू समा सके। बंकर के नीचे शूट से बालू मिक्सिंग कोन में गिरती है जो कीप के आकार का होता है। गेट का खाप घटा बढ़ाकर बालू की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है। पानी की टंकी से पानी पाइपलाइन द्वारा मिक्सिंग कोन तक लाया जाता है। 3. मिक्सिंग चैम्बर। जिस जगह मिक्सिंग कोन स्थित होता है उसे मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं। मिक्सिंग कोन के ऊपरी भाग में लगे छिद्र युक्त गोलाकार पाइप से तेजी से निकलता पानी बालू से मिक्स होकर नीचे स्टोविंग पाइपलाइन में जाता है। बालू में मिश्रित कंकर पत्थर मिक्सिंग कोन पर लगी जाली द्वारा लिए जाते हैं, रोककर एक तरफ गिरा दिए जाते हैं। समय समय पर ये ऊपर सरफेस में उठा सैंड स्टोविंग या बालू भराठी मिक्सिंग चैम्बर में बत्ती व वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था रखी जाती है। मिक्सिंग चैम्बर में पानी व बालू की मात्रा नापने के लिए क्रमशः वाटर मीटर व ली रिकॉर्डर। फेस में सुपरवाइजर से निर्देश प्राप्त करने के लिए टेलीफोन या सिग्नल व्यवस्था एवं सैंड फ्लशर के बैठने की जगह की व्यवस्था भी होती है। पानी टंकी सरफेस बालू बंकर स्टेपल पिट शाफ्ट वाटर मीटर टेलीफोन मिक्सिंग सैंड फ्लशर की सीट कोन ली रिकॉर्डर जाली कंकड़ पत्थर छत से बेंट वाई मिक्सिंग चैम्बर स्टोविंग पाइपलाइन चित्र। सैंड स्टोविंग प्लांट की रूपरेखा किसी प्लांट में मिक्सिंग चैम्बर तक पहुंचने के लिए स्टेपल पिट न बनाकर सरफेस से इंक्लाइन खोदा जाता है। कहीं मिक्सिंग कोन की बजाय फ्रेंच डिजाइन का मिक्सिंग ट्रफ लगाया जाता है जिसमें बालू पानी का अनुपात सही रखने की स्वचालित व्यवस्था होती है। 4. स्टोविंग पाइप लाइन 125 से 150 मिलीमीटर व्यास की स्टोविंग पाइप लाइन मिक्सिंग चैम्बर से शाफ्ट द्वारा या बोरहोल द्वारा भूमिगत भाग में प्रवेश करती है। ये पाइप कास्ट आयरन के 3 मीटर लंबे व फ्लैंज वाले होते हैं। पाइपलाइन हालेज रास्ते से दूर रखी जाती है ताकि बालू लीक होकर हालेज लाइन जाम न कर दे। अक्सर उसे डिस्ट्रिक्ट तक रिटर्न हवा रास्ते से ले जाते हैं। फेस में MS पाइप प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं। स्टोविंग पाइपलाइन का ओवरमैन्स हैंडबुक ले आउट ऐसा रखा जाता है कि उसे लगातार ढाल मिलता रहे और कहीं भी तीखे मोड़ न हो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1/7 से कम न हो। 5. बॉक्सिंग फेस में एक स्लाइस कोयला कट जाने पर खूंटे खड़े करके बम्बू मैटिंग या बोरे का बैरिकेड या बॉक्स से खड़ा किया जाता है। 6. टेलीफोन फेस से सैंड फ्लशर को बालू पानी चालू बंद करने या घटाने बढ़ाने के निर्देश देने के लिए फेस के नज़दीक टेलीफोन फिट किया जाता है। 7. ड्रेनेज बालू ठीक से पैक हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि पानी बॉक्सिंग से निकल जाए, कहीं रुके नहीं। पानी मेन सम्प तक पहुंचने से पहले उसमें से बालू नीचे बैठ जाए। ऐसी व्यवस्था भी की जाती है।
से रेजिंग के हिसाब से बालू पानी की आवश्यकता डीपिलरिंग से निकलने वाले प्रति टन कोयले के लिए कितनी बालू भरनी होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेवलपमेंट में गैलरी की चौड़ाई खड़ाई कितनी रखी गई थी, अर्थात डेवलपमेंट में कितना प्रतिशत कोयला निकल चुका है। परंतु मोटे हिसाब से डीपिलरिंग के प्रति टन उत्पादन पर 1.8 टन बालू लगती है। बालू पानी का अनुपात आयतन के हिसाब से लगभग 1.5 होता है। इस हिसाब से प्रति टन बालू के लिए 1 क्यूबिक मीटर या 1000 लीटर पानी लगता है। इस प्रकार प्रति टन कोयले के लिए 1.8 क्यूबिक मीटर या 1800 लीटर पानी चाहिए। स्टोविंग प्राय 2 शिफ्ट में ही होती हैं। 3. बालू भराठी करने के लिए फेस पर किस प्रकार का प्रबंध किया जाता है? For stowing, what arrangements are made at the face? उत्तर, स्टोविंग के लिए फेस पर प्रबंध एक स्टूक या स्लाइस कटने पर निश्चित क्रम से बॉक्सिंग बनाया जाता है। 2. स्पोर्ट खोले जाते हैं, परंतु स्टोविंग में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए 2 लाइन खूंटे लगे रहने देते हैं। बाद में जैसे जैसे स्टोविंग होती है वे खोले जाते हैं। 3. पुराने वाग से बैरिकेड के खूंटे चटाई खोल लिए जाते हैं। 4. पाइपलाइन बढ़ाकर बॉक्सिंग में लाया जाता है कि उसका मुंह डिप तरफ से 5-7 मीटर ऊपर रहे। पाइप को कैंचियों पर खड़ा करके मुंह ऊपर उठाकर रखा जाता है। 5. टेलीफोन लाइन बॉक्सिंग के नजदीक तक बढ़ाया जाता है। 6. तब फ्लशर को पानी खोलने को कहा जाता है। 5-7 मिनट पानी चलने के बाद बालू चालू कराया जाता है। जैसे जैसे बालू भरता जाता है बचे स्पोर्ट खोले जाते हैं। पाइप भी एक एक करके काटा जाता है। 7. स्टोविंग पूरी होने पर बालू बंद करके 5-7 मिनट केवल पानी चलाकर पाइपलाइन साफ कर लिया जाता है। सैंड स्टोविंग या बालू भराठी। 4. सैंड स्टोविंग के लिए बॉक्सिंग कैसे बनाया जाता है? फॉर सैंड स्टोविंग, हाउ इज बॉक्सिंग बैरिकेडिंग मेड? उत्तर, बॉक्सिंग बनाने का तरीका चटाई चाल बालू चटाई तल्ली खूंटे तल्ली। चित्र सामान्य बॉक्सिंग काग बंधे 4 रोल 3 मीटर बैटिस एक्स चटाई रोला काग ड्रेनेज लेवल। चित्र डिप साइड बॉक्सिंग सामान्य बॉक्सिंग चाल व तल्ली में थोड़ा खांजा काटकर 1.5 से 2 फुट 45 से 60 सेंटीमीटर अंतर पर खूंटे खड़े करके उनमें रोला ब्रैटिस या चटाई बैम्बू मैटिंग कांटी से ठोककर बॉक्सिंग बनाया जाता है। खूंटे इस प्रकार खड़े किए जाते हैं कि उनके निचले छोर कुछ बाहर तरफ निकले रहें। खूंटे लगभग 15 डिग्री झुकाकर खड़े किए जाते हैं। जरूरत के अनुसार चटाई डबल कर देते हैं या कहीं कहीं एक तह बोरा व एक तह चटाई भी लगाते हैं। नीचे चटाई अंदर तरफ मोड़कर रखी जाती है। एंट बॉक्सिंग या डिप साइड बॉक्सिंग। डिप साइड का बॉक्सिंग या ड्रेनेज लेवल से सटा बॉक्सिंग विशेष मजबूती का बनाया जाता है कि बर्स्ट न हो। 3 मीटर पर काग खड़े करके उनमें आड़े रोले फंसाए जाते हैं व बीच में चाल से तल्ली तक पुराने रस्से के पंथे भी दिए जाते हैं। ब्रैटिस और बम्बू मैटिंग चटाई डबल कर दिया जाता है, अर्थात 2 तह ब्रैटिस की और 2 तह बम्बू मैटिंग की। ओवरमैन्स हैंडबुक 5. स्टोविंग डिस्ट्रिक्ट में सरदार ओवरमैन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? To what points should the mining Sardar overman pay attention for stowing in the district? उत्तर, स्टोविंग पर सरदार ओवरमैन द्वारा निगरानी एक स्टूक या स्लाइस कटने के बाद जल्दी से जल्दी स्टोविंग की जाएगी। 2. स्टोविंग पूरी करेंगे, खाली जगह गैप नहीं छोड़ेंगे। 3. स्टोविंग चाल तक टाइट करेंगे। पाइपलाइन शुरू में लंबी रहेगी, जैसे जैसे स्टोविंग होगी पाइप एक एक करके खोले जाएंगे। पाइप का मुंह उठाकर स्पोर्ट करके रखेंगे और जाम नहीं होने देंगे। पाइप के अंत में होज पाइप लगाकर चाल के नजदीक का खाप भरा देंगे।
अगर लेवल स्लाइस के तरीके से काम होता है तो स्लाइस के बीच में एक जगह आधी ऊंचाई की एक रोक बैरिकेड बनवाएंगे। 4. बॉक्सिंग मजबूत बनवाएंगे कि बर्स्ट न हो। 5. स्टोविंग बार चालू बंद नहीं कराएंगे। बंकर टंकी में बालू पानी पर्याप्त होने पर ही स्टोविंग शुरू कराई जाएगी। स्पोर्ट समय से खोले जाएंगे। वो बैरिकेड के अंदर से फालतू सामान पहले ही हटा लिया जाएगा। 6. बालू चालू करने से पहले वो बालू बंद करने के बाद पानी चलवाकर पाइपलाइन साफ कराएंगे। 7. गोफ का मुंह का खूंटे से बांधकर स्पोर्ट टाइट रखेंगे। बॉक्सिंग के अंदर कुछ खूंटे छोड़ेंगे ताकि पाइप लगाते खोलते समय खतरा न हो। 8. टेलीफोन बॉक्सिंग के नजदीक ही रखेंगे ताकि सैंड फ्लशर बालू का शूट खोलने वाला को पानी घटाने बढ़ाने के निर्देश आसानी से दिए जा सकें। 9. बॉक्सिंग ज्यादा चौड़े नहीं रखेंगे। चौड़े बॉक्सिंग में बालू फैलाने के लिए बालू पानी पतला करना पड़ता है, कम स्टोविंग होती है। नोट: 1 महीने में एक बार मैनेजर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को एक रिपोर्ट जाती है कि स्टोविंग सेक्शन से कितना कोयला निकला, कितनी स्टोविंग होनी थी, कितनी स्टोविंग हुई, क्या स्टोविंग में कोई लैग है, यदि है तो कितना। रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है कि मैनेजर स्वयं इस बात पर विचार करे। 2. यह जरूरी है कि सर्वेयर बालू की मात्रा की नाप ठीक करे। गोदावरी खानी के डिजास्टर जून 2005 के बाद अब स्टोविंग डिस्ट्रिक्ट सील करने से पहले ओवरमैन व असिस्टेंट मैनेजर से भी रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। सैंड स्टोविंग या बालू भराठी 6. सैंड बंकर में फंसी बालू को किस प्रकार छुड़ाया जाएगा? How will sand stuck up in the bunker be released? उत्तर: बालू बंकर की जाम सैंड छुड़ाना पानी की धार मारकर अथवा बाहर से लंबे छड़ से या रस्से में लटकाए भार रेक से बालू छुड़ाने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति को बंकर में घुसने की आवश्यकता न पड़े, परंतु यदि जरूरी हो जाए तो हाथ पकड़ने के लिए बाहर से लोहे का मजबूत रस्सा लटकवाएंगे और सेफ्टी बेल्ट प्रयोग करेंगे। यदि बंकर साइड में यू ब्रैकेट लगे हैं तो उनकी मदद ली जाएगी, लगाया जाएगा। यह काम सरदार ओवरमैन की निगरानी में किया जाएगा। नोट: सैंड स्टोविंग के साथ डीपिलरिंग का तरीका पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। बोर्डर्स टू परमी की राम का फ्री। उत्तर लॉन्गवाल एडवांसिंग पद्धति में लॉन्गवाल फेस खान के मुख्य रास्तों से खान या पैनल की सीमा की ओर चलाया किया जाता है। लॉन्गवाल रिट्रीटिंग पद्धति में लॉन्गवाल फेस खान या पैनल की सीमा से मुख्य रास्तों की ओर वापस लाया जाता है, रिट्रीट किया जाता है। टेलगे में 4 गेट रोड, मेन गेट, टेलगेट कसे कहते हैं? व्हाट इज गेट रोड, मेन गेट, टेल गेट, स्टेबल? गेट रोडवेज के मुख्य रास्तों से के 2 रास्तों को गेट है। मेन गेट फे में यह इंटेक्सता भी होता है। टेल गेट माल सामान पहुंचाता है। इसे में सप्लाई गेट भी कहते हैं। इसमें हालेज लाइन बिछी होती है, वो हालेज लगा होता है। यह रास्ता रिटर्न हवा रास्ते का काम भी देता है। टेल ओवरमैन्स हैंडबुक स्टेबल। लॉन्गवाल एडवांसिंग की 2 साइड गैलरियां फेस से 8 से 10 मीटर आगे बढ़ाकर रखी जाती हैं ताकि फेस के दोनों छोरों पर मशीन पहुंचने की जगह मिले। इन आगे बड़े भागों को स्टेबल कहते हैं। 5. आधुनिक लॉन्गवाल फेस पर चाल का सपोर्ट किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज द रूफ ऑफ अ मॉडर्न लॉन्गवाल फेस सपोर्टेड? उत्तर: फेस सपोर्ट लॉन्गवाल फेस पर आवश्यकता के अनुसार 300 से 800 टन क्षमता के स्वयं खिसकने वाले हाइड्रोलिक चौक सेल्फ एडवांसिंग पावर सपोर्ट पूरे फेस की लंबाई में गोफ के किनारे सटाकर लगाए जाते हैं। जब
कोयला काटते हुए 15-20 मीटर आगे बढ़ता है तो पीछे से स्पोर्ट खिसकाने का कार्य शुरू किया जाता है। एक चौक आगे बढ़ाया जाता है और उसमें लगा जैक आर्मर्ड चेन कन्वेयर AFC के कुछ भाग को आगे ठेलता है। आगे शीयरर कोयला काटता चलता है, पीछे स्पोर्ट व चेन कन्वेयर खिसकाए जाते हैं। मेन गेट व टेल गेट स्पोर्ट फेस से 30 मीटर तक मेन व टेल गेट में मजबूत स्पोर्ट की जरूरत होती है। उनमें 1 मीटर पर गर्डर लगाए जाते हैं जिन्हें दोनों तरफ लगे हाइड्रोलिक जैक सपोर्ट करते हैं। गर्डर पर लकड़ी के स्लीपर देकर चाल से टाइट कर दिया जाता है। लॉन्गवाल फेस का सपोर्ट तय करने के लिए कई तरह की जांच व गणना की जाती है। 6. स्टेज लोडर क्या होता है? What is a stage loader? उत्तर: यह मेन गेट में लगा करीब 20 मीटर लंबा हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर होता है जो फेस में लगे आर्मर्ड चेन कन्वेयर से आए कोयले को लेकर मेन गेट में लगे बेल्ट कन्वेयर को देता है। इससे कोयला कुछ स्थिर होकर बेल्ट में गिरता है और वेल्ट को हानि नहीं होती। 7. लॉन्गवाल फेस पर डबल ड्रम शीयरर किस प्रकार काम करता है? On a longwall, how does a double-ended drum shearer work on a face? उत्तर: डबल ड्रम शीयरर, डबल-ended ranging drum shearer DERD shearer, लॉन्गवाल फेस पर कोयला काटने की मशीन है जो उसके नीचे लगी प्लेट स्किड के सहारे आर्मर्ड चेन कन्वेयर AFC पर चलती है। शीयरर पर 2 ड्रम लगे होते हैं। लॉन्गवाल पद्धति एक आगे व दूसरा पीछे, उन्हें जरूरत अनुसार ऊपर या नीचे किया जा सकता है। ड्रम पर छुरियां कटिंग पिक्स लगी होती हैं। शीयरर करीब 0.5 मीटर का कट लेता है। शीयरर फेस को एक तरफ से काटना शुरू करता है, जैसे राइट से डिप की ओर। ऐसा करते समय आगे का ड्रम फेस के ऊपरी 70% भाग को काटता है और पीछे का ड्रम नीचे के 30% भाग को। कटा हुआ कोयला सीधा आर्मर्ड चेन कन्वेयर पर गिरता है। जब शीयरर फेस के डिप किनारे पर पहुंच जाता है तो फिर डिप से राइज की ओर दूसरा कट लेता है। इस अवस्था में दोनों ड्रम की स्थिति बदल दी जाती है ताकि आगे का ड्रम चाल से सटे कोयला काटते चले और पीछे का ड्रम तल्ली से सटे कोयले को काटे। शीयरर पर लगे वाटर स्प्रे बराबर छुरियों पर पानी गिराकर डस्ट सेपरेशन करते रहते हैं। उसके बिना शीयरर चालू नहीं किया जा सकता। 8. पावर सपोर्ट के बारे में रेगुलेशन के नियम बताइए। State provisions of the regulations regarding powered supports. उत्तर: पावर सपोर्ट 1. फेस से कोयले का एक वेब कट काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके पावर सपोर्ट आगे बढ़ा दिए जाएंगे ताकि नई खुली बिना सपोर्ट की रूफ का क्षेत्रफल कम से कम रहे। 2. सपोर्ट सुदृढ़ रूप से लगाए जाएंगे। समय पर उनकी जांच की जाएगी। खराबी मिले तो उसे जल्दी ठीक किया जाएगा और तब तक के लिए पारंपरिक सपोर्ट कन्वेंशनल सपोर्ट का खूंटे लगाए जाएंगे। 3. चाल तल्ली की अनियमितता से या किसी अन्य कारण से पावर सपोर्ट प्रभावी न हो तो पारंपरिक सपोर्ट पर्याप्त संख्या में लगाए जाएंगे। 4. सपोर्ट संबंधी मैनेजर के आदेशों का पालन किया जाएगा। 5. अन्य सामान्य नियम। केवल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही सपोर्ट के कंट्रोल वाल्व हैंडल करेंगे। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सपोर्ट के वाल्व ऑपरेट करेगा। एक समय पर एक ही सपोर्ट का मूवमेंट किया जाएगा। खिसकते सपोर्ट ऊपर नीचे होते प्रॉप आदि से सब व्यक्ति बचकर रहेंगे। 9. पावर सपोर्ट वाले लॉन्गवाल रिट्रीटिंग पैनल का लेआउट चित्र द्वारा दिखाइए। Show the layout of a powered support retreating longwall panel. ओवरमैन्स हैंडबुक पावर सपोर्ट वाले रिट्रीटिंग लॉन्गवॉल पैनल का लेआउट नीचे चित्र में दिखाया गया है। पावर सपोर्ट 30 मीटर तक मजबूत सपोर्ट रिटन हालेज लाइन इंटेक वी बेल्ट कन्वेयर 30 मीटर तक मजबूत सपोर्ट
स्टेज लोड चित्र लॉन्गवाल रिट्रीटिंग फेस का ले आउट गोफ